दोस्तों स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों हम लोग क्लास 6 का विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 2 को आधा कंप्लीट कर लिया था पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 1 के अंत में हम लोगों ने देखा था कि जब गर्मी का दिन रहता है तो हम लोग पेड़ों के छाया के नीचे हम लोग बैठते हैं, तो वहाँ क्या होता है, हमें शीतलता प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि पेड़ पौधों जो रहते हैं उनसे वे पानी छोड़ते हैं। ठीक है, पानी छोड़ते हैं यानी कि वहाँ पेड़ पौधों के सामने पानी की क्षति होती है, जिससे वहाँ जो हवा बहता है उसमें नमी आ जाती है, और नमी हवा के कारण हमें शीतलता प्राप्त होती है। जब हम लोग बचपन ना था हम लोगों का, तो हम लोग पेड़ों के नीचे खूब मस्तियाँ किया करते थे, और जब थोड़ा बड़े हुए थे तो हम लोग पेड़ के डालियों पर बैठ के और गर्मी के दिनों में मजा लिया करते थे। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेड़ पौधों द्वारा जल की क्षति कैसे होती है, और इस चैप्टर का लिटरेचर पार्ट आज हम लोग खत्म कर लेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि हमारी तरह पौधे भी अपना भोजन बनाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। जल की कुछ मात्रा विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे कुछ जल का कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में, टहनियों में, पत्तों में या आदि जगहों पर क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, तथा शेष जल जो रहता है उसको वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। ठीक है, वायु में जो जल है वो वाष्पन तथा संघनन के द्वारा प्रवेश करता है। अब पूछ रहा है कि क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है। पूछ रहा है कि जो पौधा और पेड़ों के द्वारा जो जल वहाँ से निकलता है वाष्पन और संघनन के द्वारा, क्या वो सदा के लिए विलुप्त हो जाता है? तो दोस्त इसका आंसर है नहीं। ठीक है, इसका आंसर है नहीं, मतलब जो जल निकलता है वो पुनः धरती पर आता है। ठीक है, यह हमें पुनः वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ यही चीज़ है कि वर्षा के रूप में क्या होता है, पुनः हमें प्राप्त होता है। यहाँ एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप 5। इसमें कहता है कि आपको क्या करना है, लेना है एक जार में गर्म जल। ठीक है, उसके बाद जार का ढक्कन उल्टा कर उसके मुंह पर रख दीजिए। ठीक है, एक जार लेना है और इसका जो ढक्कन है उसको उल्टा करके इसका मुंह पर क्या करना है, रख देना है। लगता उल्टा है, इसको उल्टा करके ऊपर में हम लोग रख देंगे जार के ढक्कन में थोड़ी। उसके बाद पूरा जार के ढक्कन के ऊपर बर्फ के कुछ टुकड़े रखिए। अब यहाँ पर क्या करना है, बर्फ के टुकड़ा रखना है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है थोड़ी देर रुक कर जार को देखिए। अब कुछ देर रुकिए, उसके बाद जार का अवलोकन कीजिए। यहाँ बोल रहा है कि आपने क्या देखा, तो हम लोग क्या देखेंगे वो तो प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन यहाँ लिखा होगा क्या इस प्रक्रिया में बादल जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है। बादल जैसा देखिए इस तरह का वहाँ उड़ेगा। ठीक है, ढक्कन खोलने पर बादल जैसा बाहर निकलना दिखाई देगा, ऐसा वाष्पन और संघनन के कारण हुआ। ठीक है, सबसे पहले वाष्पन हुआ। वाष्पन वह प्रोसेस है जिसमें जल को गर्म हम लोग करते हैं तो वाष्प बन जाता है, और संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जो वाष्प के रूप में जो जल है उसको ठंडा कर देता है। ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, वाष्पन सॉरी, उसको संघनन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो प्रयोग किया था, एक जार लिया, जार के ऊपर उसका ढक्कन को उल्टा करके क्या कर दिया, रख दिया, उसमें गर्म पानी लिया है, उसके ऊपर बर्फ का गोला रख दिया है। अब यहाँ पर बादल बन रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हम लोग क्रियाकलाप 6। क्रियाकलाप 6 में बोलता है कि एक गिलास को पानी से आधा भरिए, उसकी बाहरी दीवारों को कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ लीजिए, उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डालिए। ठीक है, बर्फ का कुछ टुकड़ा डालना है। सबसे पहले एक गिलास लेना है, गिलास में आधा पानी भरना है, उसकी बाहर का जो सतह है उसको हम लोग कपड़ा की सहायता से अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे। उसके बाद पानी में हम लोग बर्फ का कुछ टुकड़ा डालेंगे। अब क्या होगा, अब बोल रहा है कि कुछ समय बाद देखेंगे कि गिलास की बाहरी सतह पर कुछ जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि बर्फ युक्त गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देता है और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाता है। ठीक है, ये गिलास जो है इसके बाहर में एयर जो है, ठीक है, इसके बाहर में जो एयर है
उसको ठंडा करता है और एयर में जो नमी रहता है वो इस गिलास के पृष्ठ पर आकर के क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है, सट जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जल को पृथ्वी की पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, जलवाष्प बन के आकाश में जाता है, जलवाष्प पानी, और वो संघनित होकर पुनः पृथ्वी पर आता है। तो संघनन की प्रक्रिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यह वर्षा क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज रेन। तो बोल रहा है कि जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे वो ज़्यादा ठंडा होता जाएगा। ठीक है, कुछ दूर ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जलकणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, में परिवर्तित हो जाती है यानी कि बदल जाती है। यह जलकणिका जो वायु में तैरती है, हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, वही जलकणिका ऊपर में तैरता है तो हम लोग बोलते हैं बादल है, मेघा मतलब पानी का बादल, काला बादल। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं वायु युक्त जल से भरे गिलास को अगर कुछ देर कमरे के ताप पर छोड़ देते हैं तो गिलास के आसपास पानी नजर आएगा। यह छोटी छोटी जल कणिकाएं मिलकर एक बड़े अमाप की जल की बूंद बनाती है। इसी प्रकार वायु में कुछ जल की बूंदें इतनी भारी होती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है। इस गिरती हुई बूंद को ही क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं, रैन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा छोटा जल कणिका रहेगा, वो एक दूसरे में मिलेगा और उससे एक बड़ा जल कणिका बनेगा और इतनी भारी हो जाएगा कि वो नीचे फिर गिर जाएगा, ग्रेविटी फोर्स वहां पर कार्य करने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आपने कभी ओले गिरते हुए देखा है। ओला, विशेष परिस्थिति में यह ओले संघनित वर्षा कहलाती है। ठीक है, खास स्थिति में उसको क्या कहते हैं हम लोग, संघनित वर्षा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में जाता है और बादल बनाते हैं और पुनः वर्षा, ओले और हिम के रूप में पृथ्वी पर, धरती पर वापस आता है। ठीक है, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम लोग जलचक्र कहते हैं। बादल बनाने की यह प्रक्रिया सबसे अधिक समुद्रों और महासागरों से होती है। ठीक है, देखिए यहाँ एक चीज बोला कि वायु जब ज़्यादा संघनित हो जाता है, जो वाष्प है, जलवाष्प जो है वो ज़्यादा संघनित हो जाता है तो क्या होता है, ओला बन जाता है। क्या बन जाता है, ओला। ठीक है, ओला वृष्टि फिर होगा। तो ज़्यादा संघनित होने के बाद क्या होता है, वो ओला बन जाता है और ओला के रूप में गिरता है, जिसको संघनित वर्षा कहते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि पुनः महासागरों की ओर चले जाते हैं। चलिए देखते हैं, प्रायः समस्त पृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचा है। ठीक है, महासागर का तल गहरा होता है और जो भूपृष्ठ है वो ऊंचा होता है। तो जितना भी पानी भूमि पर गिरता है अंततः महासागरों में वापस चला जाता है या अलग अलग ढंग से जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये एक तालाब ही है। अब यहाँ से क्या होगा, ये भूपृष्ठ है, यहाँ भी भूपृष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा नीचे में है। अब यहाँ सनलाइट है, सनलाइट पड़ेगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगा। देखिए वाष्पीकरण का प्रक्रिया होगा, ये पेड़ पौधे हैं तो यहाँ से क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्प का उत्सर्जन होगा। पेड़ पौधों के द्वारा भी जल का हानि होता है, ये ऊपर जाएगा वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पर जल वाष्प जो है ऊपर जाएगा। फिर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये ठंडा होता जाएगा और यहाँ जाके पूरा क्या हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। फिर ये बादल का रूप ले लेगा। क्या ले लेगा, बादल का रूप। और जब पानी का बूंद जो है वो थोड़ा भारी हो जाएगा मिल मिलकर, तो क्या होगा, वर्षा के रूप में नीचे गिरेगा। ठीक है, तो इस चक्रीय प्रक्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे जल चक्र है। पर्वतों पर गिरी वर्षा पिघलकर जल बन जाता है। ठीक है, पर्वत पर जो बर्फ गिरेगा वो पिघल कर क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तथा यह जल पर्वतों से होते हुए नदियों, झरनों आदि में गिरता है। वर्षा का कुछ पानी भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। ठीक है, और मिट्टी में विलुप्त हो जाता है। पानी हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। यह पानी हमें किस रूप में उपलब्ध होता है, भौम जल के रूप में। कुआं, चापाकलों में, नदी में जल कहाँ से आता है। ठीक है, कुआं, चापाकल, नदी
आदि में जल कहाँ से आता है? क्या यह भौम जल का जगह हर जगह अलग अलग होता है या समान होता है? पूछ रहा है, ठीक है। क्या एक समान होता है? तो नहीं, एक समान नहीं होता है। आगे देखते हैं हम लोग। ऐसी भूमि जहाँ वनस्पति कम होता है वहाँ वर्षा का जल शीघ्र ही बह जाता है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम हो पाता है, इस कारण भौम जल का स्तर नीचे रहता है। जहाँ पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, वनस्पतियाँ नहीं रहेगा, वहाँ पानी सीधा बह के समुद्रों में, महासागरों में मिल जाएगा और वहाँ पर क्या होगा कि भौम जल का स्तर जो रहेगा वो नीचे रहेगा, ठीक है, नीचे गिर जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे बोल रहा है क्या है जल चक्र। अभी हम लोगों ने देखा था जल चक्र क्या था कि जल का वाष्प बनना, वाष्पोत्सर्जन होना, संघनित होना और पुनः नदी तालाब में आ जाना ही क्या है, पूरा प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है हमने यह जान लिया है कि भूमि की सतह का जल जो नदियों, झीलों, मिट्टी, महासागरों आदि में वापस पहुंच जाता है, इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं, ठीक है। हमने ये जान लिया है को जल चक्र कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है यदि भारी वर्षा होती है तो क्या होता है? भारी वर्षा होगा तो क्या होगा? देखिए हमारे देश में ज़्यादातर वर्षा मानसून जुलाई सितंबर में होता है। संसार के कुछ ऐसे भाग भी होते हैं जहां साल भर वर्षा होता है। मेघालय भी ऐसा ही राज्य है, इसलिए इसे इसका नाम मेघालय या मेघों का घर कहा जाता है, ठीक है। मतलब दुनिया में कुछ ऐसे जगह भी है जहां सालों भर वर्षा होती है, लेकिन हमारे देश जो भारत है वहाँ का जो मानसून है वो जुलाई से सितंबर के बीच में रहता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि भारत का एक जगह जो है वो है मेघालय, ठीक है। मेघालय में लगभग वर्षा सालों भर होता है, इसीलिए उसको हम लोग मेघ का घर यानी कि बादलों का घर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्या मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि गर्मी के दिनों में वर्षा राहत प्रदान करती है। जब ठंडा में मतलब बरसात में जब पानी गिर जाएगा तो नदी, तालाब, पोखर सब क्या रहेगा? फुल रहेगा पानी से। तो उस पानी का इस्तेमाल गर्मी के दिनों में हम लोग करते हैं फसलों की खेती करने के लिए, जानवरों को पिलाने के लिए, ठीक है। अब कुआं में रहेगा तो पीने में हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा, नहाने धोने में जो भी है घरेलू वर्क है वो सब में, ठीक है। तो अगर बरसात के मौसम में वर्षा भरपूर हो चुका है तो दिक्कत नहीं होगा, गर्मी के दिनों में भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, सालों भर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन नहीं होगा तो दिक्कत होगा जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। फसलों की खेती में भी बहुत भूमिका है उसका, ठीक है। परंतु यदि यदि भारी वर्षा हो तो बाढ़ बन जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाएगा तो बाढ़ बन जाएगा। और बाढ़ का तो रूप आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे कि कहीं बाढ़ आ जाता है तो क्या हो जाता है, कितना ज़्यादा वहाँ धन का, संपत्ति का, जीवन का नाश हो जाता है, ठीक है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है, नाश हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? अभी हम लोगों ने देखा ज़्यादा वर्षा होगा तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? देखिए, तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं क्या? देखिए, लंबे समय तक अगर वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा? भौम जल स्तर नीचे चला जाएगा, नदी, तालाब, कुआं सब सूख जाएगा। तो समझ रहे हैं कितना दिक्कत होगा? बहुत दिक्कत होगा। तो एक यहाँ रहीम दास का एक दोहा है, बोल रहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। चलिए, तो इसका अर्थ हम लोग समझेंगे। हिंदी का अर्थ है उसका दूसरा, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? वर्षों पुराना यह दोहा आज सच साबित होता दिखाई दे रहा है। जब ज़्यादा दिनों तक बारिश ना हो तो वायुमंडल गर्म हो जाएगा। लंबे समय तक बारिश नहीं होगा तो क्या होगा? वायुमंडल जो है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण नदी, तालाब, झरना आदि सूखने लगते हैं, जिसे सुखाड़ कहते हैं। भूमि की स्थिति में, सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा भी समाप्त हो जाएगा, प्राप्त करना दुर्बल हो जाता है, ठीक है। बोल रहा है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अनुमान तो आप लगा ही सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
इस परिस्थितियों में पशुओं और पौधों का क्या होगा? आपने अपने अभिभावक से अथवा समाचार पत्रों व पत्रिकाओं से पढ़कर इसके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए, लंबे समय तक बारिश ना होगा तो पेड़ पौधे ना होंगे, चारा ना होगा तो पशु खाएंगे क्या, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, अकाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। आगे देखिए बोल रहा है, हम सभी अब समझ सकते हैं कि वर्षा की अधिकता और न्यूनता दोनों ही हानिकारक होता है। ज़्यादा पानी गिरेगा तो भी नुकसान और कम गिरेगा तो भी नुकसान। हमें इस परिस्थिति को निपटाने के लिए कुछ तैयारियां करनी चाहिए। खास तौर पर पीने योग्य पानी का संरक्षण सबसे आवश्यक है। ठीक है, हम लोगों को पानी का बचाव करना चाहिए, क्योंकि आपने सुना ही होगा, जल ही जीवन है या जल है तो कल है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। ठीक है, समझदारी से उपयोग किया जाए। आगे बोल रहा है कि वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बोल रहा है जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एकमात्र सरल उपाय वर्षा जल को संग्रहित करना है। ठीक है, वर्षा जल को हम लोग क्या करेंगे, संग्रहित करेंगे। हमारे आसपास वर्षा का जल बह कर बर्बाद हो जाता है। जो पानी गिरता है वो बह कर खेतों में चला जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उधर चल जाता है, बह जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है और हम लोगों को जल को बर्बाद ना होने देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वर्षा जल संग्रहण की तकनीक। यहाँ पर बोल रहा है कि वर्षा जल को हम लोग संग्रहित किस तरह से कर सकते हैं। बोल रहा है भवनों की छत पर एकत्रित जल को पाइपलाइन के माध्यम से भंडारण टैंक में पाइप द्वारा पहुँचाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इस जल को उपयोग के पूर्व छानना आवश्यक होता है। उसको छानना पड़ेगा ना, क्योंकि साफ तो फ्रेश पूरा नहीं रहेगा, तो उसका फिल्टर जरूरी है। इस वर्षा को जल को भौम जल की पुनः पूर्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वाला हम लोग कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई उपकरण की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो वर्षा का जो जल है छत पर, मान लीजिए देखिए यहाँ पर बारिश हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, इधर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ दिखाया है सिर्फ इतना ही कि यहाँ पर जो पानी गिरेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पाइप तो यहाँ रहता है छत का नीचे तक, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक गड्ढा बनाएंगे और उसको गड्ढा में छोड़ देंगे पानी को सब, तो वो पानी धीरे धीरे सोखेगा भूमि में और भूमि का भौम जल बढ़ाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपके पास उपकरण है तो आप उसको फिल्टर करके पीने योग्य भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे बोल रहा है कि खुली जगहों में से वर्षा का संग्रहण। देखिए इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस प्रणाली में रिसने वाला गड्ढा बनाकर निकास नली द्वारा वर्षा जल को भौम जल स्तर बढ़ाने के कार्य में लाया जा रहा है। ठीक है, आगे बोलता है कि झारखंड में औसतन 1200 से 1300 मिलीमीटर बारिश होता है। ठीक है, सेंटीमीटर बारिश का मात्रक है, लेकिन यहाँ मिलीमीटर दिया हुआ है, उसका यूनिट ही है। में बारिश कितना होता है, 1200 से 1300 मिलीमीटर बारिश होता है, जिसमें से 20%, ठीक है, जीरो कट गया है, 20%, ठीक है, 20% पानी का ही संरक्षण हो पाता है। बाकी जो शेष वर्षा जल है वो उर्वरक मिट्टी को साथ लेकर के बह जाता है। ठीक है, उर्वरक मिट्टी जो है उसको साथ में लेकर के क्या हो जाता है, बह जाता है। इसके लिए इसी कारण से राज्य सरकार जो है हमारे, वो गांव में डोभा का निर्माण के माध्यम से जल संग्रहण का कार्य कर रही है। राज्य सरकार जो है वो क्या करते हैं, मनरेगा के तहत डोभा बनाने का कार्य चलाते हैं और जगह जगह पर गांव में डोभा बनाया जा रहा है, जिससे क्या होता है कि वर्षा का जो जल है वर्षा ऋतु में वो उस डोभा में वहाँ जमा होगा और वो रिस करके भूमिगत जल को, भौम जल का स्तर को क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो भी कार्यरत हैं वे लोग अगर ईमानदारी से कार्य करेंगे तो क्या होगा कि जगह जगह पर जो डोभा बनाया जा रहा है उसमें जल संग्रहित होगा और वो भूमिगत जल को स्तर को बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें अगर किसी तरह का त्रुटि पाया जाता है, जगह जगह पर चेक करना चाहिए कि डोभा का कार्य का जो दिया गया है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल दुनिया तो सिर्फ अपना ही देखता है, दूसरा को कौन देख रहा है। तो इसके लिए मतलब जरूर चेक करना चाहिए कि डोभा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के भार का लगभग 65% भाग जल है। मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना केवल 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है। बिना भोजन का बहुत दिन जीवित रह सकता है, सप्ताह में बोल रहा है, लेकिन 6 दिन से ज़्यादा बिना जल का जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, चलिए तो ये चैप्टर हो गया है लगभग
समाप्त। अब हम लोग इसका लास्ट पार्ट थर्ड में हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, धन्यवाद।